हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करना उनका। दूसरा है कि लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित करना तथा इसके लिए एक निवारण तंत्र बनाना। तीसरा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत लैंगिक समता के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमामय जीवन के अधिकार का संरक्षण करना और महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करवाना। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की जो विशाखा गाइडलाइंस है उसको लागू करवाना। इसके बाद देखते हैं कुछ परिभाषाएं सभी धारा 2 के अंतर्गत हैं। सबसे पहली परिभाषा है व्यथित महिला की। कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी कोई महिला जो कार्यस्थल पर नियोजित है अथवा नहीं और प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न किए जाने का अभिकथन करे। किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसे निवास स्थान या गृह में नियोजित है तथा प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न किए जाने का अभिकथन करे, वो व्यथित महिला। इसके बाद घरेलू कर्मकार में ऐसी कोई महिला जो किसी गृहस्थी में पारिश्रमिक के लिए नियोजित है वह शामिल है। पारिश्रमिक नकद या वस्तुरूप हो सकता है। महिला सीधे या किसी एजेंट के माध्यम से स्थायी या अस्थायी रूप से नियोजित हो सकती है। और घरेलू कर्मकार में नियोजक जो होता है, नियोजित करने वाला, उसके कुटुंब का कोई सदस्य। फिर है कर्मचारी की डेफिनेशन। कर्मचारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए सीधा या किसी एजेंट के माध्यम से स्थायी, अस्थायी, तदर्थ, दैनिक मजदूरी, स्वैच्छिक या बिना पारिश्रमिक के लिए या अन्यथा नियोजित है। इसमें सहकर्मी, संविदाकर्मी, परिवीक्षाधीन, शिक्षु, प्रशिक्षु आदि। इसके बाद नियोक्ता या एम्प्लॉयर। सरकारी विभाग के संबंध में सरकारी कार्यालय का जो भी अध्यक्ष है वो निजी कार्यालय या निजी जो भी है ऑफिस, उसके संबंध में उसका इंचार्ज होता है। सर्विलांस, सर्वेक्षण, कंट्रोल, नियंत्रण और मैनेजमेंट प्रबंध की देखरेख करने वाला व्यक्ति। और गृह या निवास स्थान के संबंध में कार्य पर रखने वाला नियोजक वो होगा। इसके बाद कार्यस्थल सरकार या सरकारी कंपनी द्वारा स्थापित या वित्त पोषित कोई विभाग, कार्यालय, उद्यम, संस्था, शाखा, संगठन और यही निजी क्षेत्र या एनजीओ द्वारा स्थापित कोई उद्यम, संस्था, शाखा, संगठन, कार्यालय, अस्पताल या परिचर्या गृह, प्रशिक्षण या खेलकूद के लिए कोई स्थान जैसे स्टेडियम वगैरह। और कर्मचारी द्वारा कार्य के संबंध में भ्रमण किया गया कोई स्थान या फिर उसके लिए उपलब्ध करवाया गया कोई परिवहन का साधन। और लास्ट है कोई निवास स्थान या गृह। ये सभी कार्यस्थल में, वर्क प्लेस में शामिल होंगे। इसके बाद लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा। लैंगिक उत्पीड़न में निम्नलिखित अवांछनीय या फिर ये व्यवहार जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें से पहला है लैंगिक आशय से शारीरिक स्पर्श या संपर्क। दूसरा है यौन अनुग्रह की मांग। तीसरा है अश्लील टिप्पणियां करना। चौथा है अश्लील साहित्य या पोर्न दिखाना। पांचवा है अवांछनीय गतिविधि, वो मौखिक। साथ ही कुछ अन्य चीज़ें हैं जिनको धारा 3 के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा में शामिल किया गया है। वर्तमान रोजगार के संबंध में लाभ पहुंचाने का वादा या फिर हानि पहुंचाने की धमकी। भावी रोजगार के संबंध में भी अच्छे व्यवहार का वादा और या फिर गलत व्यवहार की धमकी, सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहार का वादा या धमकी। कार्यस्थल पर शत्रुतापूर्ण माहौल उत्पन्न करना। ऐसा कोई व्यवहार जो कि महिला का अपमान करता हो या फिर उसकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करता हो। महिला के कार्य में रुकावटें उत्पन्न करना। ये सभी लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा में शामिल हैं। इसके बाद है आंतरिक शिकायत समिति, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। किसी भी कार्यस्थल पर 10 से अधिक कर्मचारी होने पर वहाँ पे आईसीसी का गठन किया जाएगा और ये गठन नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। नियोक्ता वहाँ की वरिष्ठ महिला अधिकारी को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त 3 सदस्य होंगे इस समिति में। सदस्यों में से कम एक सदस्य किसी एनजीओ से होगा और शेष 2 सदस्य कर्मचारी हो सकते हैं। समिति में महिलाओं का बहुमत होना आवश्यक है। और इसके बाद है स्थानीय शिकायत समिति, लोकल कंप्लेंट कमेटी। इसका गठन जिला अधिकारी करेगा
जिला अधिकारी द्वारा उस क्षेत्र में जो भी प्रतिष्ठित महिला है, जो महिला अधिकारों के लिए कार्य करती है, उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसकी संरचना भी 1+3 होती है और इसके अलावा एक जो सदस्य है वो उस क्षेत्र में कार्यरत किसी महिला, शेष 2 सदस्य हैं वो किसी एनजीओ से लिए जाएंगे। वह एनजीओ जो महिला अधिकारों के लिए कार्य करता है, महिलाओं का बहुमत होना चाहिए, 3 वर्ष इसका भी कार्यकाल होता है। एक सदस्य एसटी, एससी, ओबीसी या अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए। एक सदस्य विधि का जानकार। सामान्यतः व्यथित महिला द्वारा जो शिकायत है वो आईसीसी में की जाती है, परंतु ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें एलसीसी में शिकायत कर सकती है। और वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, उनमें से पहली है यदि नियोक्ता द्वारा आईसीसी का गठन ही न किया गया हो। दूसरा है कि यदि शिकायत नियोक्ता के ही खिलाफ हो। और तीसरा है कि घरों में काम करने वाले घरेलू कर्मकार जो महिलाएं हैं उनके द्वारा एलसीसी में शिकायत। इसके बाद है लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। व्यथित महिला द्वारा घटना की तारीख से 3 माह के अंदर और यदि आईसीसी का गठन नहीं हुआ है तो एलसीसी को भी शिकायत की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में 6 माह तक घटना की तारीख से परिवाद जो है वो दर्ज करवाया जा सकता है। यदि व्यथित महिला अपनी असमर्थता प्रकट करती है, शारीरिक या मानसिक रूप से, या फिर मृत्यु या फिर अन्यथा प्रकार से परिवाद करने में असमर्थ है, तो वह अपने किसी विधिक वारिस या फिर अन्य किसी विहित व्यक्ति के माध्यम से परिवाद दर्ज करवा सकती है। और शिकायत या परिवाद जो है वो लिखित में होनी आवश्यक है। और परिवाद में घटना का समय, तिथि, ब्यौरा और प्रत्यर्थी का नाम वगैरह होना। इसके बाद है समझौता या सुलह। जांच प्रारंभ होने से पहले व्यथित महिला के आग्रह पर समझौता या सुलह किया जा सकता है, परंतु इसका आधार कभी भी मौद्रिक या आर्थिक नहीं होगा और समझौता होने के बाद में जांच नहीं की जाती और इसकी एक रिपोर्ट नियोक्ता या जिला अधिकारी को। यदि प्रत्यर्थी समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है तो समिति द्वारा जांच प्रारंभ की जा सकती है या फिर परिवाद को पुलिस को सौंप सकती है। और सिविल कोर्ट की शक्तियां इस समय समिति के पास रहेंगी। 90 दिन के अंतर्गत समिति इस प्रकार के परिवाद को जांच लंबित रहने के दौरान कार्यवाही। महिला के अनुग्रह पर समिति द्वारा निम्नलिखित जो सिफारिशें हैं वो की जा सकती हैं। सबसे पहली जो है वह व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण करना और 3 माह का सवैतनिक अवकाश महिला को प्रदान करना। महिला की जो ACR है, कार्य निष्पादन रिपोर्ट, वो भरने से प्रत्यर्थी को रोकना और किसी शैक्षणिक संस्था के संदर्भ में महिला की गतिविधि सर्वेक्षण करने को बाधित। शिकायत की जांच या सुनवाई। समझौता न होने की स्थिति में समिति जांच प्रारंभ कर देगी और ऐसी जांच को कंप्लीट 90 डेज़ के अंदर करेगी और जांच कंप्लीट होने के 10 दिन के अंदर नियोक्ता या जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंप देगी। और इस दौरान सिविल न्यायालय की शक्तियां समिति को प्राप्त होंगी। प्रत्यर्थी पर दोष साबित होने पर समिति सेवा नियम जो भी है उनके अकॉर्डिंग उस पर कार्यवाही की जाएगी। और यदि सेवा नियम नहीं है तो निम्नलिखित सिफारिश कर सकती है समिति, जिसमें से लिखित में क्षमा याचना करना, चेतावनी जारी करना, निंदा करना, प्रोन्नति रोकना, वेतन वृद्धि रोकना, परामर्श सत्र में भाग लेना, सेवाएं समाप्त कर देना और सामुदायिक जो भी सेवा है वो करने का आदेश प्रत्यर्थी को दे सकती है। और प्रत्यर्थी द्वारा व्यथित महिला को क्षतिपूर्ति भी दिलवा सकती है। और इस प्रकार की जो भी सिफारिशें हैं उसको जिलाधिकारी या नियोक्ता द्वारा 60 दिन के अंतर्गत कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके बाद है क्षतिपूर्ति का निर्धारण। आईसीसी या एलसीसी द्वारा निम्नलिखित के आधार पर क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जाएगा। सबसे पहला है महिला को हुए मानसिक या भावनात्मक कष्ट। दूसरा, उसके लिए जो चिकित्सा व्यय होगा उसके लिए। तीसरा है रोजगार के अवसरों की हानि। इसके बाद है नियोक्ता के कर्तव्य। सबसे पहला कर्तव्य है कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करवाना, आईसीसी का गठन करना, यौन उत्पीड़न के दुष्परिणामों को कार्यस्थल पर प्रदर्शित करना, अधिनियम के प्रति जागरूक करने के लिए समय समय पर कार्यशालाएं आयोजित कर महिला की यथासंभव सहायता करना। यदि वो किसी कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो समितियां जो है वो जांच करती हैं तो उसमें समितियों का पूर्ण समर्थन, यानी कि उनकी जो भी सहायता की जा सकती है वो सहायता करना। और सिफारिश जो प्राप्त होती है उसको उसके अकॉर्डिंग सेवा नियमों के तहत कार्यवाही करना। इसके बाद जिला अधिकारी के कर्तव्य हैं वो भी इससे मिलते जुलते ही हैं। मित्रतापूर्ण व सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखना, एलसीसी का गठन करना, एक नोडल अधिकारी का
नियुक्ति करना और एलसीसी के जो भी अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको नामित करना, एलसीसी के रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही करना, महिलाओं को जागरूक करने के लिए समय समय पर कार्यशालाएँ आयोजित करना और इस हेतु कार्य करने वाले एनजीओज़ जो हैं उनको बढ़ावा देना, कार्यस्थल पर जागरूकता भरे संदेश प्रदर्शित करना और सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करना भेजना। यदि नियोक्ता जो है अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में असफल रहता है तो 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाना और यदि फिर से दोबारा गलती को दोहराए हो तो जुर्माना दुगना कर देना और लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। उसके बाद है सी बॉक्स यानी कि सेक्सुअल हरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। महिलाओं से जो भी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न वगैरह होते हैं उसकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है और इसकी शुरुआत भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई। इसके बाद है उज्ज्वला योजना। ऐसी महिलाएँ और बच्चों को मतलब तस्करी वगैरह से बचाना और उनका पुनर्वास करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। आधार गृह योजना सामाजिक या आर्थिक रूप से सहायता से वंचित या संकटग्रस्त महिलाओं को संस्थागत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई।